माँ आज बहुत रोई थी। माँ को रोते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था कि माँ आज बहुत रोई थी। रोने के बाद माँ के दूध से भी उजले चेहरे पर जैसे सिंदूर मल जाता है। नाक और गाल सामान्य से अधिक लाल हो जाते हैं। पहले पापा अक्सर माँ को छेड़ते हुए कह देते थे, अरे क्या हुआ, चेहरे की रंगत बढ़ गई है, रोई थी क्या सुखू। लेकिन अब यह वाक्य सुनाई नहीं देता, बल्कि पिछले 2 सालों से सुनाई नहीं दिया कि रोई थी क्या सुखू। 2 साल बीत गए। 2 साल पहले उस रात माँ ने अचानक झिंझोड़कर हम दोनों भाइयों को उठा दिया था, मैं और रघु। सुन, लगता है तेरे पापा को अटैक आया है, हॉस्पिटल जा रही हूँ, ध्यान रखना। माँ बोलते बोलते ही घर से निकल गई थी। पड़ोस के पांडे अंकल की कार की पिछली सीट पर टिका हुआ पापा का सर धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने से गुजर गया था। वो रात मैंने और रघु ने जाग कर ही काटी थी। उस रात घर अजीब सा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माँ की आंखों में उभरा हुआ डर पूरे घर की खिड़कियों और दरवाजे पर फैल सा गया है। माँ डरी हुई थी। वो डरी हुई थी अपने घोंसले के आसपास मंडराते हुए तूफान से। वो घोंसला जिसका एक एक तिनका उन्होंने बड़े जतन से संवारा था, उसके बिखरने का डर उन्हें डरा रहा था। हमारे घर में आने वाले परिचित अक्सर माँ से कहा करते थे, अरे सुखदा, तुम्हारी जिंदगी तो बस परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है, थोड़ा इससे बाहर भी तो झांको, कभी कभी आकर मिल जाया करो। माँ बस मुस्कुरा भर देती। अगर किसी ने ज्यादा कुरेदा तो वही टका सा जवाब जो मैं कई बार सुन चुका था, क्या करूं, घर के काम ही इतने हैं। तो क्या सच में माँ को इतने काम थे? अब सोचता हूँ तो लगता है कि मुस्कुरा कर कहा गया माँ का वो वाक्य जवाब कम गर्वोक्ति ज्यादा थी। हाँ, वैसे माँ के पास काम कम भी न थे। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले नहाना और फिर हम तीनों का टिफिन, रघु के स्कूल की तैयारी, उसका हर दिन कुछ न कुछ सामान गायब जो रहता था। पापा के ऑफिस जाने से पहले उनके कपड़े उनके हाथ में पकड़ाना, उनके पूजा घर की तैयारी करना, तुलसी चौरा में जल देकर जल्दी जल्दी परिक्रमा और फिर बर्तन साफ करती कुसुमा को साफ करने के लिए गंदे कपड़े देते हुए चाय की प्याली पकड़ाना, हम तीनों को बारी बारी से बाहर जाते हुए ताकना। ऐसे न जाने कितने काम थे माँ के पास। ए ही 3 प्राणी के तुम ही संभार रखे हो जीजी, तुम ही ते घर माँ रौनक लागत है, ना ही ते बिन सास ससुर। कुसुमा के हाथ और मुंह एक साथ ही चला करते। कुसुमा की धारा प्रवाह बड़बड़ रोज जारी रहती। माँ चुपचाप सुनती रहती। आंगन की दीवार पर बड़े जतन से चढ़ाई फूलों से लदी मालती की बेल में पानी देते हुए। कभी कभी सोचता था, माँ थकती नहीं है क्या? हर दिन अनगिनत कामों में रमी हुई माँ में यह निरंतर ऊर्जा आती कहाँ से है? अब सोचता हूँ, क्या था उनकी प्राण शक्ति का गोमुख? क्या उस घोंसले का स्पंदन ही उनकी प्राण शक्ति थी? उस घोंसले की गर्माहट ही उस अगम ऊर्जा का स्रोत थी। पापा मजाक में अक्सर कह दिया करते, पता है, तुम्हारी माँ अपने लिए अलग से गेहूं पिसवाती है तभी तो इतनी फुर्ती रहती है। और जोर जोर से हंस पड़ते। सच में माँ, कहते हुए रघु भोलेपन से माँ को देखता तो मुझे भी हंसी आ जाती और माँ को भी। वैसे इस ऊर्जा को हम सभी ने महसूस किया था और कुछ मौकों पर यह और भी चटक उठती थी। माँ के ड्रेसिंग टेबल के पास की दीवार पर टिंगा पंचाग वाला कैलेंडर उनके व्रत और त्योहारों का सटीक लेखा जोखा रखता था। चैत से लेकर फागुन तक उनके त्योहारों की फहरिस्त बड़ी लंबी थी। हर 5वें दिन उनका उपवास ही था। न जाने कौन कौन सी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, नवमी और कुछ नहीं तो गुरुवार तो था ही। और त्योहारों की तैयारियां तो 15 दिन पहले ही शुरू हो जाती थी। इन सब के बीच उनकी ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती थी दीपावली पास आते आते। दीपावली इस घर में बहुत खास थी और खास होने की वजह भी थी। कुसुमा का मुंह चलते चलते न जाने कितनी बार दबी हुई परतें भी उधेड़ने लगता था। रघु के खातिर का कम मन्नत मने हो तुम, जी, कौन कौन देवता के चौखट न पड़े हो। उसकी ऐसी बड़बड़ ने उजागर किया कि बड़ी मन्नत के बाद आया था रघु। मेरे आने के बाद जैसे ईश्वर ने अपना बही खाता बंद कर दिया था माँ के लिए। माँ उदास रहा करती थी।
पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतने रूढ़िवादी नहीं थे वे, लेकिन माँ, उन्होंने दूसरे की आस नहीं छोड़ी थी। समाज के नियम भी अजीब ही हैं। पापा को फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो रूढ़िवादी नहीं थे। और माँ, उनके रूढ़िवादी होने न होने से किसी को क्या फर्क पड़ता था। तो माँ ने अनगिनत मंदिर की चौखटों पर माथा रगड़ रगड़ कर रघु को प्राप्त कर ही लिया था। वो भी ठीक दीपावली वाले दिन। शायद उसके आने की खुशी में उस साल पटाखों का शोर कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ा होगा। पापा ने नाम भी सोचकर ही रखा था, रघुवीर। रघु कभी कभी तुनक उठता, इतना पुराना नाम। कोई और नहीं मिला था क्या आपको? पापा आदतन हंसकर मजाक में कह जाते, अरे भाई, उस दिन कौशल्या के राम जो आए थे। और माँ की ओर देखने लगते। माँ कुछ नहीं कहती, बस उनकी आंखों में वात्सल्य की हल्की झिलमिल तैर जाती, जिसे वो मेरी नज़र से बड़े यत्न से छुपाने की कोशिश करती। मैं देखकर भी अनजान बन जाता, लेकिन दीपावली की तैयारियों में उमड़ती उनकी ऊर्जा छुप नहीं पाती। साल दर साल अभ्यस्त हो चुका मैं चुपचाप देखता रहता था। 1 महीने पहले से ही हमारे घर में दीपावली की सफाई शुरू हो जाती थी। पुराना सारा कबाड़ निकालना, दीवारों की रंगाई पुताई, सोफे के कवर, नई चादरें, नए पर्दे और न जाने क्या क्या। घर नई दुल्हन की तरह सज जाता। हर बीतते दिन के साथ माँ की फुर्ती भी बढ़ती जाती। वो न जाने कितना कुछ बना लेती। बालूशाही, नारियल की बर्फी, बेसन के लड्डू, नमकीन। उनका मन नहीं मानता था। उन्हें लगता था कि जैसे कुछ कम ही है। घर पर लाइटिंग लगाने के लिए वो 7 दिन पहले से ही बोलने लगती। लाइटिंग लगवाने का काम रघु बड़े मनोयोग से करता था। वो अब बड़ा हो गया था। पिछले 3-4 साल से छत पर यहाँ से वहाँ लड़ी वही बिछाता फिरता था। बड़ी दीपावली को सुबह सुबह ही रघु को नहला धुलाकर आसन पर बैठा दिया जाता। माँ उसे टीका लगाती और आरती भी करती। उनके लिए उसका जन्मदिन दीपावली के दिन ही था। हर साल उन दिनों में कभी कभी सोचता कि माँ का ये झुकाव कहीं इसलिए तो नहीं कि रघु मुझसे कहीं ज्यादा मेधावी था, मुझसे कहीं अधिक आज्ञाकारी भी था। कुछ ढीठ परिचित तो ये बात मेरे मुंह पर बोलने में भी जरा सा संकोच नहीं करते थे। क्या नीट की तैयारी कर रहा है? होशियार तो है ही। हाँ, आपका छोटा वाला ज्यादा तेज है। केवल एक ही शब्द किसी को अंदर तक कितना आहत कर सकता है, ये हम कब सोचते हैं। शायद उन्हें आभास ही नहीं होता था कि इतनी सारी बातों के बीच बोला गया उनका वह ज्यादा किसी के मर्म तक पहुंच गया होगा। लेकिन कौन सोचता है इतना? कौन रखता है इतनी संवेदना? कभी कभी जो बातें अभी हमें हंसाती, रुलाती या गुस्से से भर देती हैं, वही आगे चलकर कितनी बेमानी हो जाती है। उस समय इतनी सारी बातों के बीच बोला गया वो ज्यादा जो चुभन उस समय देता था, आज दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। 2 साल पहले उस रात माँ हमें जिस तरह जागता हुआ छोड़ गई थी, सुबह उन्होंने हमें वैसा ही जागता पाया। लेकिन माँ हमें वैसी नहीं मिली जैसी वो गई थी। वो अकेली आई थी। पिताजी को अस्पताल में छोड़कर अचानक पड़ोस से कई लोग दौड़कर आ गए थे। हम तीनों शायद बहुत तेज आवाज में रोए थे उस दिन। शोक व्यक्त करने वालों का तांता लग गया था। रात में कार में गए पिताजी अगली शाम बॉडी बनकर वापस आ गए थे। अंतिम विधि की सारी दौड़ भाग समरपुर वाले मामा ने ही की थी। परिचित और अपरिचित सभी माँ को दुख सहने के लिए हिम्मत बंधा रहे थे। लेकिन क्या उन्हें पता था कि माँ के जीवन में ये दुख आखिरी नहीं था? हिम्मत बंधाकर सभी लोग जा चुके थे। घर में बस हम 3 लोग ही रह गए थे। मेरा बीटेक का अंतिम वर्ष चल रहा था। लगभग 1 महीने बाद मामा दोबारा आए। सुखदा, क्या करोगी यहाँ अकेली रहकर? और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, इसका बीटेक कंप्लीट होते ही समरपुर चली आना। उस दिन मैंने जाना कि पति के होने न होने से कितना फर्क पड़ जाता है समाज के दृष्टिकोण में। माँ आज अकेली थी। माँ ने मामा की बात को उस वक्त ये कहकर टाल दिया कि अभी तो वक्त है बीटेक कंप्लीट होने में। मामा वापस समरपुर चले गए थे और माँ अपनी दिनचर्या फिर से पहले जैसा ही बनाए रखने का भरसक प्रयास करने लगी थी। कुछ महीनों में ही उन्होंने अपनी सुबह की भाग दौड़ फिर पहले की तरह ही कर ली थी।
रघु फिर उसी तरह स्कूल जा रहा था और मैं फिर उसी तरह कॉलेज। माँ की दोपहर भी पहले की ही तरह रसोई के काम काज से भर गई थी। ऐसा लगा जैसे माँ के जीवन की घड़ी थोड़ी देर रुक कर फिर पहले की तरह चलने लगी है। लेकिन ऐसा था नहीं। माँ अपने टूट चुके घोंसले की तुरपाई में जी जान से लगी हुई थी, लेकिन उसके अंदर की टूटन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैं और रघु असहाय होकर बस उन्हें देख ही पा रहे थे। उनकी जीवन की ऊर्जा से भरी वह चाल अब जरा धीमी हो चली थी। घर में अब एक अजीब सी खामोशी स्थायी रूप से जमती जा रही थी। खामोशियां तूफानों को पचाने के बाद ही जन्म लेती हैं। हमने भी शायद गुजर गए तूफान को पचाकर जीना शुरू कर दिया था। रघु का 12वीं था इस साल। वो जी जान से लगा हुआ था। नीट की तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था वह। उसे पूरा यकीन था, हम दोनों को भी था, खासकर माँ को। उनकी बुझी बुझी आंखें उसे देखकर चमक उठतीं। मुझे लगने लगता कि जैसे उन्हें बस उसके डॉक्टर बनने का ही इंतजार है और कुछ भी नहीं, जैसे उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी आंखों की वो चमक अब मेरे मन में पहले की तरह कसक पैदा नहीं करती थी। बस ऐसा लगता जैसे इस चमक को सहेज कर रख लूं कि कहीं ये फिर से बुझ न जाए। मेरा फाइनल ईयर पूरा होने को ही था और रघु अगले साल मेडिकल फर्स्ट ईयर में होगा, यह माँ को पूरा यकीन था। हम दोनों को देखकर माँ को यकीन हो चला था कि उनका नाजुक घोंसला कहीं न कहीं कुछ हद तक अभी भी बचा हुआ था। किताबों में लिखा है, जिंदगी में छाई काली घनी रात के बाद सुबह जरूर होती है। लेकिन जिंदगी कोई किताब तो नहीं है। जिंदगी का यथार्थ किताब के लिखे से कितना अलग होता है। यथार्थ में अक्सर ही सुबह की लालिमा दिखलाकर तकदीर फिर तुरंत ही उस पर रात की काली स्याही भी उड़ेल देती है। हम जिसे सुबह का उजाला समझ रहे थे वो एक और घनी काली रात की शुरुआत थी। उस दिन माँ रघु को स्कूल जाने से मना कर रही थी। उनका मन न जाने क्यों घबरा रहा था। माँ, आज प्रैक्टिस टेस्ट है और फाइनल को बस 2 महीने ही बचे हैं। मिस नहीं करना चाहता, उसने बैग में राइटिंग पैड रखते हुए कहा था। काश वो उस दिन टेस्ट मिस कर देता। काश माँ उसकी बातों में न आई होती। उस दिन सुबह को वो गया तो दोपहर ढलने तक भी वापस ही नहीं आया। माँ परेशान हो गई थी। मैं कॉलेज से वापस आया तो घर में काफी लोग थे। रघु तो नहीं आया था, लेकिन उसकी खबर आ गई थी। स्कूल से लौटते हुए नुक्कड़ वाले चौराहे पर एक ट्रक उसे रौंदता हुआ निकल गया था। माँ तो सुनते ही गिर गई थी। मैंने माँ की हथेलियों को छुआ। उनकी हथेलियां ठंडी हो गई थी। माँ ने चुपचाप मेरी ओर देखा। उनकी भावना शून्य आंखों का खालीपन मेरे अंदर तक उतर गया था। मुझे लगा जैसे कुछ तो मेरे गले में आकर अटक गया है और मेरी आंखों से धक्का मार कर निकल जाना चाहता है। आज 6 महीने गुजर गए हैं। आज ही पड़ोस की सुलभा चाची आई थी माँ का हाल चाल जानने। वे अक्सर ही आया करती हैं, कुछ कुछ पड़ोसी धर्म के नाते और कुछ सच्ची सहृदयता के कारण। लेकिन बातों बातों में उनके मुंह से निकले एक वाक्य ने माँ के जख्मों पर बरसाती हवा का काम किया था। पांडे जी का विनीत कानपुर में ही मेडिकल में एडमिशन पाया है। कुछ 1 साल में मोहल्ले में एक डॉक्टर। फिर अपनी भूल का एहसास होते ही उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया था। लेकिन वाक्य के अधूरेपन ने उसके प्रभाव को और भी बढ़ा दिया था। विनीत और रघु एक ही क्लास में थे। माँ उस समय कुछ नहीं बोली। माँ अब ज्यादातर चुप ही रहा करती है। वो अब हमेशा घर के कामों में ही लगी रहती है। लेकिन फिर आज शाम को उनके सिंदूरी हुए चेहरे को देखकर मैं समझ गया था। माँ आज बहुत रोई थी। कभी कभी बड़ी जोर से इच्छा होती है कि उन्हें दोनों हाथों से उसी तरह ढंक लूं जैसे हवा तेज होने पर वो तुलसी के नीचे रखे दिए को ढकती है। उसका सिंदूरी चेहरा अपने कंधों में छिपा लूं और कहूं, तुम रो लो न माँ, मेरी आंखों के सामने मेरे कंधे पर सर रखकर रो लो न माँ। लेकिन कह नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे एक लक्ष्मण रेखा उनके चारों ओर खींची हुई है। ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे मैं पार नहीं कर सकता। बस इस पार से उन्हें देख सकता हूँ, धीरे धीरे ऊर्जाहीन, प्राणहीन होते हुए। मेरा बीटेक पूरा हो गया है। कंपनियों को दिए इंटरव्यू के जवाब आने लगे हैं। माँ,
कॉल लेटर मुंबई से आया है। लिफाफे से निकाल पत्र पक्का मैंने माँ को दे दिया था। माँ अनमनी हो गई थी। मुंबई जाओगे? ये प्रश्न कम स्वीकृति अधिक थी। अकेला नहीं जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? मैंने कहा तो माँ का अनुनापन बढ़ गया था। वह नहीं जाना चाहती थी। न जाने कितने महीने हो गए उसे घर से भी बाहर निकले हुए। मैं किधर जाऊंगी? उन्होंने एकदम सपाट आवाज में कहा था। लेकिन मामा अड़ गए थे। ये क्या है सुखदा, तुम नहीं जाओगी क्या? अरे, थोड़ा जाके देख आओ, सेटल कर दो उसको, फिर समरपुर चली आना। मामा ने जोर देकर फोन पर कहा था। माँ की हालत उनसे छुपी नहीं थी। उन्हें भी लग रहा था कि चलो इसी बहाने से ही सही थोड़ा मन तो बदलेगा। माँ ने बहुत आनाकानी की थी किंतु इस बार मामा ने एक न सुनी थी। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया था। एक हफ्ते बाद ही मैं और माँ एयरपोर्ट पर थे। माँ किसी छोटे बच्चे की तरह इधर उधर देख रही थी। उनकी इंद्रियां नए वातावरण को सोखने का प्रयास करने में लगी हुई थीं। जल्द ही हम मुंबई पहुंच गए थे। तुम ही शर्मांचे नातवाइक का? आप शर्मा जी के रिश्तेदार हैं क्या? दरवाजा खोलती हुई वृद्ध मराठी महिला ने कहा था। जी। हमारे चेहरे पर आ गए परेशानी के भाव देखकर वो मुस्कुरा दी। अरे देवा, मैं तो भूल ही गई। मराठी कैसे आएगा आपको? आप तो हिंदी बोलता होगा न? हमारे चेहरे पर आए परेशानी के भावों को तसल्ली में बदलता देख उसकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई थी। एकदम निष्पाप निश्चल हंसी। वो वेलून करताई थी। इस शहर में हम उनके किराएदार थे। करीने से बनाए चांदी जैसे बाल और मराठी तरीके से पहनी सादी सूती साड़ी में हमारे सामने खड़ी वो महिला ही इस अजनबी शहर में इस वक्त हमारी सब कुछ थी। मामा ने अपने परिचय से न जाने कौन कौन सी पहचान निकालकर यह भरोसेमंद व्यवस्था की थी। अभी तक इस शहर से डरी हुई माँ वेलून करताई को देखकर थोड़ी आश्वस्त हो गई थी। मुख्य शहर के उपनगर में इस तरह के 2 मंजिल मकान कम ही थे। वेलून करताई ने ऊपर वाली मंजिल का कमरा हमारे लिए खोल दिया था। आप आराम करो, मैं आती है, बोलते हुए वो वापस नीचे चली गई थी। जब तक हम नहाकर थोड़ा तरोताजा हुए वो वापस ऊपर आ गई थी। मैं अपना सूटकेस खोलकर सामान निकाल रहा था और माँ कमरे के बाहर रेलिंग के पास खड़ी दूर दिख रहे समुंदर को निहार रही थी। वेलून करताई के हाथों में पोहे से भरी 2 प्लेट थी। कुछ खा लो। दूर से आया है न आप लोग? बोलते हुए वो कमरे में आ गई थी। उनके पीछे पीछे माँ भी आ गई थी। अरे आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही है? बोलते बोलते माँ ने पोहे की प्लेट उनके हाथ से लेकर मेज पर रख दी थी। अग देवा, मेरा मुलगी बेटी जैसा है तुम, वेलून करताई ने तेज आवाज में कहा और फिर वही निष्पाप निश्चल हंसी बिखेर दी। मैं सोच रहा था कितनी जीवट होगी यह वृद्धा, इस उम्र में भी इतनी फुर्ती, ऐसा उत्साह। जीवन का उत्साह उनकी हंसी में ही नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व में जगमगा रहा था। लेकिन यह उत्साह कौन सा दुख छुपाए हुए है कोई अनजान जान सकता है? इस हंसी ने किन गमों को पीछे धकेल रखा है, कोई अजनबी देख सकता था? यहाँ आते वक्त मामा ने बताया था हमें अकेली ही रहती है अपने एकलौते पोते के साथ। एक ही बेटा था उनका, बड़ी कंपनी में मैनेजर। 5 साल हुए बेटा और बहू दोनों एक ही हादसे में चले गए, एक बच्चे को छोड़कर। उनके पास वेलून करताई पास की कुर्सी पर बैठ गई थी। पोहे की एक प्लेट उन्होंने मेरे हाथ में दे दी थी। जिंदगी के संघर्ष हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में दिखते हैं। कोई खामोशी की चादर में इन्हें लपेट लेता है तो कोई खिलखिलाती हंसी में। आपका पोता बाहर गया है क्या? माँ ने चुप्पी तोड़ने के उद्देश्य से पूछ लिया था शायद। अरे आज नीट का रिजल्ट लगने वाला है न, इसलिए दोस्त के घर गया है। बोला है वही देखेगा, वेलून करताई ने कहा तो आवाज में गर्व का पुट आ ही गया था। माँ ने चुपचाप पोहे की दूसरी प्लेट उठा ली थी। वो हम दोनों को न देख बस उस प्लेट को ही घूरे जा रही थी। अग आजी तू इथे आहे का? अरे दादी तुम इधर हो क्या? एक 17 वर्षीय लड़का हांफता हुआ कमरे के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आजी मी पास झालो, दादी मैं पास हो गया, उसने बड़े भोलेपन से कहा।
मेरे हाथ में पकड़ी हुई प्लेट एक क्षण के लिए कांप गई। मैंने माँ की ओर देखा। वो अवाक उस लड़के की ओर देख रही थी। उसकी सांसें जैसे रुक गई थी। माँ एकटक उसे ही देखे जा रही थी। रघु, बिल्कुल रघु ही था वह। चेहरे की बनावट, कदकाठी, माथे पर बिखरे बाल, वही शांत गहरी आंखें। लगा जैसे रघु ही सामने आकर खड़ा हो गया था। लगा जैसे पिछले कई सारे महीने सिमटकर गायब हो गए थे। जैसे रघु अभी अभी कॉलेज से आया था। जैसे अभी अभी उसी शांत आवाज में कहेगा, माँ, खाने को कुछ है क्या? मैं माँ की ओर देख रहा था। उसका दूध से भी उजला चेहरा सिंदूरी हो चला था। आज इतने महीनों के बाद एक बार फिर मैंने उसकी पनियाए आंखों में वात्सल्य की वही चिर परिचित चमक देखी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।